वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पॉलिटी लक्ष्मीकांत चैप्टर 9 का पार्ट सेकंड, जो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट सेकंड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम शुरू करेंगे फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखो, सबसे पहले क्या है, मॉरल एंड द सिविक ड्यूटीज़। देखो, मॉरल क्या होती है, मॉरल ड्यूटीज़ क्या होगी, जैसे कि चेरिशिंग नोबल आइडियल्स फॉर फ्रीडम स्ट्रगल इज अ मॉरल प्रिसेप्ट। मतलब कि देखो, ये क्या बोल रहा है कि जिन्होंने भी, जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने भी देश के लिए अपने प्राण तक को न्यौछावर कर दिया, ठीक है, उनका सम्मान करना। ठीक है, तो ये होती है हमारी मॉरल ड्यूटीज़। ठीक है, अच्छा, और सिविक ड्यूटीज़ क्या होती हैं फिर, अपने देश के प्रति अपनी भावना को व्यक्त करना। ठीक है, अपने देश के प्रति अपना लगाव, अपना प्रेम, जैसे कि नेशनल फ्लैग्स को रिस्पेक्ट देना, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देना। ठीक है, आपने तो देखा होगा ना कि जैसे आप कभी जाते हो तो किसी स्कूल में ऐसा होता है कि नेशनल एंथम चल रहा होता है, तो आप क्या करते हो, ये वहीं पे खड़े हो जाते हो थोड़ी देर के लिए जब तक चल रहा होता है, और बस अपने मन मन में गाने रखते हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये आपको बोला थोड़ी जा रहा है कि आपको करना ही करना है, नहीं, ये क्या है, आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, किसी रिस्पेक्ट दे रहे हो अपने नेशनल एंथम को। ठीक है, हमारे राष्ट्रीय गान को। ठीक है, तो ये हमारी सिविक ड्यूटी है। अच्छा, सेकंड फीचर क्या है, रेफर टू सच वैल्यूज विच हैव बीन अ पार्ट ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन, मैथोलॉजी, रिलीजियस एंड प्रैक्टिसेस। देखो, ये क्या बोल रहा है कि अब जो हमारी क्या है, वैल्यूज़ है, कौन सी वैल्यूज़, अब हमें पता है जो हमारा रिलीजन्स है, इंडिया में बहुत तरह के रिलीजन्स है। ठीक है, हर तरह के धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, और हर धर्म के लोग को की जो क्या है, ट्रेडिशन है, जो मैथोलॉजी है, वो अलग अलग है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमें इन्हें बचा के रखना है। ठीक है, इन्हें अपने आने वाली जनरेशन को पास करना है। ठीक है, रेफर टू सच वैल्यूज़, अपनी इन वैल्यूज़ को, अपने जो ये हमारे गुण हैं, ठीक है, इनको बचा के रखना है और आने आने वाली जनरेशन को पास करना है। ठीक है, कि भाई ऐसा ऐसा होता है, माइथोलॉजी है, ऐसी ऐसी माइथोलॉजीज़ हैं, उन्हें पढ़ाना है, उन्हें सिखाना है। ठीक है, उन्हें उसका प्रसार करना है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, विलुप्त हो जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, हम सब मतलब कि विलुप्त हो जाएंगे। विलुप्त हो जाएंगे, क्या विलुप्त हो जाएंगे, हमारे ट्रेडिशन, हमारी वैल्यूज सब विलुप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो हम क्या करें, पास ऑन करेंगे। अच्छा, दूसरा क्या है, थर्ड फीचर क्या बोलता है, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू सिटीजन ओनली एंड डू नॉट एक्सटेंड टू फॉरेनर्स। देखो, ये क्या बोल रहा है कि सपोज करो कि भाई बाहर से कोई फॉरेनर आता है आपकी कंट्री में, मतलब इंडिया में कोई बाहर से कोई फॉरेनर आता है। अच्छा, और वो भारत में आके देखता है। ठीक है, भारत में आके देखता है कि हाँ भाई, जो ये भारत के लोग हैं भाई, इनके अंदर तो अपने देश के प्रति, अपने भारत के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम है। अच्छा, बहुत ज़्यादा प्रेम है, तो वो अपने कंट्री में जाएगा तो वो क्या करेगा, हमारी रिस्पेक्ट करेगा, भाई हाँ भाई, भारत के लोग तो बहुत अच्छे हैं। क्या बोलते हैं, हमारी एक वैल्यू क्या है कि अतिथि देवो भव। ठीक है, मतलब कि जो भी भारत में जो भी व्यक्ति आएगा, जो भी मेहमान होगा, वो क्या है, देवो भव, मतलब भगवान के समान है, गॉड के समान है, अतिथि। ठीक है, तो ये चीज़ है। देखो, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज देखिए, बोल रहा है कि आप भारत के सिटीजन हो, भारत के नागरिक होने के अ, आपके अंदर, आपके पास कुछ राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, तो इसके साथ एक फंडामेंटल ड्यूटी ये भी है आपकी, क्या करो कि आपकी ये ड्यूटी है कि आप अपने, कि अपने आपके राष्ट्र के प्रति आपकी ड्यूटी है। ये नहीं कि जो बाहर से फॉरेनर आएगा उसकी ड्यूटी है हमारे नेशन के प्रति, नहीं, आप भारत के सिटीजन हो, आप क्या बोलते हैं, आप फंडामेंटल राइट्स का एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज भी आपकी ही ड्यूटी है। ठीक है, इन्हें भी फॉलो करना। ठीक है, इनका वायलेशन ना करना। तो ये भी किसकी ड्यूटी है, ये भी हमारे सिटीजन की ड्यूटी है, ना कि किसी फॉरेनर की जो बाहर से आएगा। अच्छा, तो फोर्थ क्या बोलता है, लाइक द डीपी, मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल, हमने पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर में, डीपीएसपीज। ठीक है, तो वही, तो लाइक द डीपीएसपीज द फंडामेंटल ड्यूटीज आर आल्सो नॉन जस्टिशिएबल। देखो क्या बोल रहा है, हालांकि जो हमारी क्या है, डीपीएसपी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों ही क्या है, नॉन जस्टिशिएबल है। ठीक है, कि जो डीपीएसपी है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तरह, हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, और डीपीएसपी की तरह, दोनों क्या है, एक दूसरे की तरह ही है, मतलब कि नॉन जस्टिशिएबल है। ठीक है, अगर आप फॉलो नहीं करोगे, अगर इनका वायलेशन करोगे, तो ये क्या बोलते हैं कि कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है, उसके ऊपर अपील हो ही नहीं सकती। ठीक है, अच्छा, मोर एवर देयर इज अ नॉट लीगल सैंक्शन अगेंस्ट देयर वायलेशन। देखो क्या बोल रहा है कि कोई ऐसा लीगल सैंक्शन तो नहीं है कि भाई, जैसे कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मैंने किसी को देखा, हाँ भाई ये इंसान ऐसा है, इसने फंडामेंटल ड्यूटी अपनी करी नहीं, इसे ये करना चाहिए था लेकिन इसने करा नहीं। अच्छा, ठीक है, तो मैं उसके खिलाफ जाके फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, कोर्ट में जाके उसके खिलाफ मैं फाइल नहीं कर सकता, उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकता। लेकिन लेकिन पार्लियामेंट को अगर पता चलता है, ठीक है, या फिर पार्लियामेंट खुद देखती है कि भाई ऐसा हो रहा है कि लोग तो ध्यान नहीं दे रहे फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे, तो वो क्या कर सकती है, एनफोर्स कर सकती है, कि एनफोर्स कर सकती है उन्हें,
और बोल मतलब पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो पनिशमेंट भी दे सकते हैं अगर ना करें तो, खाली पार्लियामेंट के पास। लेकिन कोई आम ऑर्डिनरी पर्सन जाके ये नहीं बोल सकता कि हाँ भाई क्यों नहीं कर रहे, मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, खाली पार्लियामेंट के पास ही पावर है। ठीक है, अच्छा अब देखो क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या क्रिटिसिज्म है? क्रिटिसिज्म मतलब टिप्पणियाँ, किन किन ने क्या क्या टिप्पणियाँ दी हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर। देखो, लिस्ट ऑफ ड्यूटीज इज नॉट एग्जीक्यूटिव exhaustive as it does not cover other important duties like casting vote, paying tax, family planning and so on। देखो ये क्या बोल रहा है कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इसके अंदर मतलब पूरी पूरी डिटेल तो दे नहीं रखी, आपने बस कुछ ही 10 पॉइंट्स या 11 पॉइंट्स आपने 11 ड्यूटीज दी हैं बस जिन्हें आपको करना है। लेकिन इसमें आपने ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट तो डाले नहीं, क्या कि कास्टिंग वोट भी हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है, टैक्स को पे करना भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, फैमिली प्लानिंग भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, आपको ये भी डालना था। तो ये क्या एग्जॉस्टिव है, मतलब कि पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अच्छा और देखो सेकंड क्या बोला, सेकंड क्रिटिसिज्म ये है कि सम ऑफ द ड्यूटीज आर वैगर, एम्बिशियस एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय कॉमन मैन। देखो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो पहले तो इसका सेंटेंस का मतलब बताता हूँ मैं। ठीक है, पहले तो इस सेंटेंस का मतलब बताता हूँ। देखो क्या बोल रहा है ये, इसमें बोल रहा है कि जो हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज जिस लैंग्वेज में लिखी हुई है या फिर बोल सकते हैं कि जिस भी भाषा में लिखी हुई है वो बहुत ज़्यादा हार्श है। ठीक है, मतलब कि एक कॉमन पर्सन, कॉमन मैन उसे समझ नहीं सकता। अच्छा क्यों नहीं समझ सकता भाई? क्यों? देखो इसका भी एक कारण है, क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अंदर ज़्यादातर जो लोग थे जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया, ठीक है, संविधान को जिन्होंने बनाया, ठीक है, तो वो कौन थे? लॉयर्स थे। ठीक है, लॉयर्स थे या फिर बहुत ही बड़े पॉलिटिकल थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। तो उन्होंने किसका इस्तेमाल करा? उन्होंने कमर्शियल लैंग्वेज का इस्तेमाल करा। ठीक है, तो इसी वजह से जो हमारे संविधान की जो भाषा है वो थोड़ी सी मतलब कि अपर लेवल की है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखी है जो कि कॉमन, जो एक ऑर्डिनरी पर्सन को बहुत ही मुश्किल से समझ में आएगी, बहुत ही मुश्किल से। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है, दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय द क्रिटिसाइज एज अ कोड ऑफ मॉरल पर्सपेक्ट ड्यू टू देयर नॉन जस्टिसेबल कैरेक्टर। कि भाई ये क्या बोल रहा है कि भाई ऐसे तो इसका कोई भी क्रिटिसाइज कर देगा, कोई भी उल्लंघन कर देगा, क्योंकि क्यों कर देगा? क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल है भाई। आप इसके खिलाफ कोई भी इसके खिलाफ जाके वो तो कर ही नहीं सकता कोर्ट में अपील। ठीक है, तो ये तो इसका तो कोई भी क्रिटिसाइज कर देगा। ठीक है, कोई भी इसे क्रिटिसाइज कर देगा। ठीक है, अच्छा फिर फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, देयर इंक्लूजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिस्क्राइब्ड बाय द क्रिटिसाइज एज सुपर फ्लूअस। मतलब कि भाई आपने इसे बस ये है, आपने इसे संविधान में डाल तो दिया, लेकिन यह है बस ऊपरी ऊपरी, बस कि हाँ भाई दिखाने के लिए डाल दे कि हाँ हमारे संविधान में क्या है, हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज आपने खाली दिखाने के लिए डाल दिया, बस चाहे इसे कोई फॉलो करे चाहे ना करे, बस आपने डाल दिया। ऊपरी बातें हैं ये तो। अच्छा ठीक है, फिर आगे देखते हैं। देखो आगे क्या बोल रहा है, द क्रिटिसिस्ट सेड दैट द inclusion of fundamental duties as an appendage to part 4 to the constitution has reduced their values and significance। देखो ये क्या बोल रहा है कि आपने से क्या करा है, पार्ट 4 में डाला है। ठीक है, आपने से क्या करा है, पार्ट 4 में डाला है, जो कि क्या करता है, जो कि इसकी वैल्यू को रिड्यूस कर देता है। भाई आपने से पार्ट 4 में डाल दिया, किसके साथ? डीपीएसपी के साथ डाल दिया। हालांकि किस में डाले हैं, मैंने आपको बताया था कब डाले हैं। ये पार्ट 4A एक अलग से ही पार्ट बनाया, पार्ट 4A, उसमें 51A में आपकी सारी फंडामेंटल ड्यूटीज डाली हुई हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 4 जो है उसमें हमारे डीपीएसपी हैं। और तो ये क्या बोलता है कि इसे आपको क्या करना था, इसे पार्ट 3 में डालते हैं, जिसमें क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर आप उसे उसमें डालते तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती। तो दोनों पॉइंट यही बोल रहे हैं कि आपने इसे पार्ट 4 में डाल के तो इसकी इंपॉर्टेंस और जो इसकी वैल्यू से खत्म कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अच्छा, और अगर आप क्या करते, दे शुड हैव बीन एडेड आफ्टर पार्ट 3। देखो ये क्या बोल रहा है, अगर ये फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ, फंडामेंटल राइट्स के साथ इसे आप डालते, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, ठीक है, पार्ट 3 के अंदर क्या है, पार्ट 3 के अंदर क्या है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनके दोनों की सेम वैल्यू होती है, किसकी? फंडामेंटल राइट्स की और फंडामेंटल ड्यूटीज की, दोनों एक ही तरह से माने जाते हैं फिर, और सभी सब इसके पालन करते हैं। अच्छा, तो ये है क्रिटिसिज्म। अच्छा, अब देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, चलो देखते हैं। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले तो सर्व एज अ रिमाइंडर। ठीक है, ये क्या करता है, एक रिमाइंडर है। रिमाइंडर किस चीज का भाई? टू द सिटीजन दैट वाइल enjoying their rights they owe their
ऑफ देयर कंट्री, देयर सोसाइटी एंड टू देयर फेलो सिटीजन। ठीक है भाई, अगर वो क्या कर रहे हैं, अगर इनके पास राइट्स हैं, ठीक है, अगर इनके पास फंडामेंटल राइट्स है तो इनके पास कुछ ड्यूटी भी है, किसके प्रति, अपनी कंट्री के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति, अपने सिटीजन्स के प्रति इनकी कोई ड्यूटीज भी हैं, तो वो भी इन्हें फॉलो करनी होगी। तो ये क्या, ये रिमाइंडर है कि हाँ भैया, समय समय पर याद दिलाती रहती है कि हाँ भैया, अगर आप राइट्स को एंजॉय कर रहे हो तो ये भी आपकी ड्यूटी है, किसके प्रति, देश के प्रति, सोसाइटी के प्रति और अपने अपने ऑर्डिनरी पीपल्स के प्रति, अपने नेबर्स के प्रति। ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है, कुछ उन्हें भी फॉलो करना ही है आपको। अच्छा ठीक है, और सर्व एज अ वार्निंग, कि भाई ये एज अ वार्निंग, वार्निंग किसे देती है, किसे देती है भाई वार्निंग, वार्निंग तो पता है ना, चेतावनी देती है, किसे देती है, देखो अगेंस्ट द एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज लाइक बर्निंग द नेशनल फ्लैग, डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी एंड सो ऑन। अगर भाई किसी ने ऐसे करा, ठीक है, क्या करा, मतलब कि किसी ने भी हमारे भारत की अखंडता को मिटाने की, ठीक है, या फिर उसको चोट पहुंचाने की जरा सी भी कोशिश करी, ठीक है, जैसे कि नेशनल फ्लैग को आग लगा दी भाई, डिस्ट्रॉय कर दिया पब्लिक प्रॉपर्टी को भाई, जाके वहां पे आग लगा दी, बिल्डिंग में आग लगा दी, तोड़ फोड़ कर दी सब जगह, ठीक है, ऐसा करा, तो ये क्या है, ये एक वार्निंग है, फिर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कड़ी कार्रवाई होगी। ठीक है, अच्छा फिर तीसरा क्या है, सर्व एज अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन। क्या है भाई, ये इंस्पिरेशन भी है लोगों के लिए, ठीक है, एज अ इंस्पिरेशन भी काम करती है, कैसे, फॉर सिटीजन एंड प्रमोट अ सीन ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट अमंग देम। ठीक है, ये क्या बोलता है कि ये क्या इंस्पिरेशन की तरह काम करती है, कैसे करती है भाई, इंस्पिरेशन की काम, देखो इंस्पिरेशन की तरह काम कैसे करती है, ये ऐसे करती है इंस्पिरेशन की तरह काम कि, अब देखो, अब हम सपोज फॉर एग्जांपल देता हूँ आपको, कोई इंसान है, ठीक है, आपने देखा भाई हाँ ये तो फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक इंसान, देखो एक इंसान ए है, ठीक है, एक इंसान बी है, ठीक है, आपने कई बार देखा होगा, जैसे ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों जा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये ए है, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ये दोनों कहीं जा रहे हैं, ठीक है, अब क्या होता है रास्ते में जब ये जा रहे होते हैं, तो ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, तो एक स्कूल में राष्ट्रीय गान चल रहा होता है, ठीक है, नेशनल एंथम चल रहा होता है, तो क्या हुआ, जो पर्सन ए है वो तो भाई रिस्पेक्ट शो करता है, ठीक है, सीधा खड़ा हो जाता है और भाई गाने लगता है, ठीक है, लेकिन जो पर्सन बी है वो देखता है भाई ये खड़ा क्यों हो गया, अच्छा फिर से पता चलता है ये तो इसलिए खड़ा है, तो ये इसको फॉलो करता है, तो ये क्या, इससे इंस्पायर्ड हुआ, ये जो बी पर्सन है ए से इंस्पायर हुआ, हाँ भाई ये तो कर रहा है फंडामेंटल ड्यूटी अपनी, मैं नहीं कर रहा हूँ तो मैं भी करूंगा, ठीक है, तो इंस्पायर, इस तरह से इंस्पिरेशन भी देती है, कौन, फंडामेंटल ड्यूटी सर्व करती है इंस्पिरेशन। ओके ठीक है, अब देखो फोर पॉइंट क्या है, दे हेल्प द कोर्ट इन एग्जामिन एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ। ठीक है, ये क्या करता है, ये कोर्ट की भी मदद करता है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी कोर्ट की भी मदद करता है, कैसे करता है भाई, कि कोर्ट देखती है कि भाई अब जो भी लॉ आ रहे हैं या फिर जो भी केस है, ठीक है, उसमें उनकी बहुत बड़ी मदद होती है, किसकी, फंडामेंटल ड्यूटीज की, जो जजमेंट जितने भी जज होते हैं वो अपनी जो जजमेंट देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, तो इसको देखते हुए देता है कि हाँ भाई किसी चीज़ का वायलेशन तो नहीं हो रहा, और ये जो लॉ है ये सारे उसके फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो कर रहा है, जो इसके अंदर जो भी मतलब लोग होंगे तो ये इसमें कर पाएंगे ना, ऐसा तो नहीं कि इसका वायलेशन होता रहेगा और हम बस वो देखते रहेंगे। जैसे अभी डीपीएसपी में मैंने पीछे चैप्टर में समझाया था कि हर स्टेट को एक लॉ, मतलब हर स्टेट को कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए जाते हैं, ठीक है, मतलब सबके लिए सेम ही होते हैं सारे स्टेट्स के लिए, तो उन्हें हम बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, कि भाई स्टेट जो भी पॉलिसी बनाएगी उनके लिए कोई डायरेक्शन है, ठीक है, कि इन पॉइंट्स को नजर में रख के आपको लॉ बनाने हैं, तो ऐसे ही काम करते हैं हमारे एफडीज, ठीक है। अच्छा फिर देखो फिर क्या हुआ, 19 एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इस पे, बोला इफ अ कोर्ट फाइंड्स दैट द लॉ इज क्वेश्चन सीक्स टू गिव इफेक्ट टू अ फंडामेंटल ड्यूटीज, इट मे बी कंसिडर्ड सच लॉ टू बी रीजनेबल इन रिलेशन टू आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि भाई हमारे यहाँ तो संविधान पढ़ा है, ठीक है, हमें पता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ मैंने आपको पहले ही पढ़ा है, किस आर्टिकल के अंदर आ रहा है, ठीक है, किस आर्टिकल के अंदर आ रहा है, पहला ही फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आ रहा है, मुझे बताना कमेंट में किस किस को पता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और एक और था इसका पार्ट, एक ही कॉन्सेप्ट था, एक और दूसरा कॉन्सेप्ट भी था इसके साथ का, वही बताना, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि अगर, ठीक है, अगर क्या करती है, अगर कोई कोर्ट क्वेश्चन उठाती है किसके ऊपर, किसी फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर, तो ये क्या समझा जाएगा, ये रीजनेबल है भाई रिलेशन टू आर्टिकल 14, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान सबसे ऊपर है, ठीक है, हमारे यहाँ लॉ सबसे ऊपर है, लॉ से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है, सब कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे हैं। अच्छा ठीक है, अब देखो फिफ्थ क्या है,
फिफ्थ पॉइंट है इसका इंपॉर्टेंस का, देखते हैं। दे आर एनफोर्सिएबल, आपको पता ही है एनफोर्सिएबल मतलब, सॉरी ये मैंने शायद गलत लिख दिया, पार्लियामेंट है कैन प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द एप्रोप्रिएट पेनल्टी। देखो ये एनफोर्सिएबल है बाय लॉ, ठीक है, एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, मतलब कि ये है कि पार्लियामेंट तो सिर्फ सजा दे सकती है, लेकिन हम ऑर्डिनरी इंसान ये जाके नहीं अपील नहीं कर सकते इसके खिलाफ, ठीक है, हम इसको किसी को कोर्ट में नहीं घसीट सकते अगर वो इसको वायलेशन करता है, लेकिन पार्लियामेंट तो उसे दे सकती है ना सजा। मैंने अभी पीछे ही बताया था आपको, है ना, द पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन एंड द एप्रोप्रिएट पेनल्टी, पेनल्टी भी लगा सकती है और पनिशमेंट भी दे सकती है अगर कोई भी इसे नहीं करता और ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर एच आर गोखले जी हैं। एच आर गोखले जी कौन है भाई? बहुत बड़े लॉयर हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री के, ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बहुत बड़े लीडर हैं। अच्छा, वो भी बताऊंगा, इनका मैं तब बताऊंगा आपको जब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, बाद में समझाऊंगा जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला इन पोस्ट इंडिपेंडेंट, देखो क्या हुआ था जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में, इमरजेंसी लगी थी ना हमारे यहाँ, इमरजेंसी इन लाइन 1975 में जब लगी थी स्ट्राइक, तो क्या हुआ था, इन्होंने देखा, नोटिस करा इन्होंने कि भाई जो लोग हैं भाई अब अपने देश के प्रति कोई वो नहीं रख रहे हैं, अपनी कोई ड्यूटी नहीं समझ रहे, मतलब कि कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, कहीं भी आग लगा दे रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल भगदड़ मचा दी, सब जगह आग लगा दी। तो ऐसा थोड़ी चलेगा इमरजेंसी में कि भाई लोग अगर ऐसा कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी देश किसका है, देश भी तो इन्हीं का है, अरे अपने देश में ही आग लगा रहे, ठीक है, इन्हें कुछ वही नहीं पता। तो उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको स्टॉप करने के लिए, ऐसी कंडीशन को रोकने के लिए हमारे एच आर गोखले जी ने फर्स्ट पार्ट में बताया था मैंने, ठीक है, कि इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी किस चीज़ की, किस चीज़ की, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, कि हम क्या करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ डालेंगे। अच्छा, कौन से आर्टिकल के तहत आई थी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, कौन से अमेंडमेंट के तहत आई थी, मुझे बताना ज़रा कमेंट में, मैंने पीछे पढ़ाया फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। अच्छा, द प्रोविजन ऑफ चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज वुड हैव sobering effect on these restless spirits who have had a host of anti-national, मतलब कि जो भी देश के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा, या फिर जो भी ऐसे रेस्टलेस मतलब कि इतनी गंदी बेहूदी हरकत करेगा, ठीक है, तो उसे भाई सजा तो मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, एंटी नेशनल सर्वाइलेंस एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन जो करेगा, ठीक है, तो उसे सजा मिलेगी, और उसको ही नज़र में रखते हुए कि भाई इसे कंट्रोल भी करना है जिससे कि और लोगों में ऐसी हिंसा ना फैले, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम फंडामेंटल ड्यूटीज लेके आए। कौन लेके आए थे? सबसे पहले रिकमेंड करे थे हमारे एच आर गोखले जी ने रिकमेंड करी थी, ठीक है। तो कांग्रेस के, जब कांग्रेस का चल रहा था, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तब आई थी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो इसके लिए कमीशन भी बनाई गई थी, नाम बताना क्या नाम था, स्वर्ण सिंह कमीशन, ठीक है। अच्छा, अब देखो इंदिरा गांधी ने क्या बोला, इन्होंने बोला द मोरल वैल्यू, क्या बोला इन्होंने बोला द मोरल वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज वुड नॉट बी टू स्मूदर राइट्स बट टू establish a democratic balance by making the people conscious of their duties equally as they are conscious to the rights, ठीक है भाई, कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, अगर ये बोला इन्होंने कि अगर भाई इंसान को हम क्या कर रहे हैं, एक सिटीजन को, हम इंडियन सिटीजन को हम ये दे रहे हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, या आप इन्हें एंजॉय कर सकते हो, इनका वायलेशन होगा तो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, तो हम आपसे बस एक ही चीज चाह रहे हैं कि आपको, हम ये फंडामेंटल ड्यूटीज है कि आपको ये करनी है, तो ये भी आपका अधिकार है, ये भी आपको करनी ही करनी है, ठीक है, इनका ही पालन करना ही करना है। अच्छा, ये बोला हमारी इंदिरा गांधी जी ने। फिर आगे देखते हैं, फिर आगे आती है हमारी एक वर्मा कमेटी, ठीक है, आगे आती है हमारी वर्मा कमेटी। अच्छा, वर्मा कमेटी क्या होती है, ठीक है, क्या हुआ, किस लिए बनाई गई, क्या पर्पस है इसका, चलो देखते हैं। द वर्मा कमेटी ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन आइडेंटिफाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ द लीगल प्रोविजंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सम ऑफ द एफडीज। देखो ये क्या बोला कि जो वर्मा कमेटी है, तो कि क्या करें भाई हमारे देश को, अब हम, इन्होंने देखो भाई फंडामेंटल ड्यूटीज बना दिया, उन्होंने स्टैब्लिश कर दी, ठीक है, सब कुछ हो गया, फिर भाई तो इस चीज़ को भी देखने के लिए तो कोई चाहिए कि हाँ भाई चल रहा है, सब काम बढ़िया चल रहा है, कोई यहाँ से भी दंगा फसाद हो रही है, कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, हमारे नेशनल फ्लैग की, या फिर किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का निर्वाह नहीं कर रहा है, जानबूझ के तोड़ रहा है, तो इस चीज़ को देख रेख करने के लिए हमारी एक बनाएगी वर्मा कमेटी फॉर ऑब्जर्वेशन। देखो नाम में ही ऑब्जर्वेशन, वर्मा कमेटी ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ठीक है, तो पहला पॉइंट देखो क्या है, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर आर्ट। देखो वही बोला कि ये बहुत सारे ऐसे एक्ट लेके आई ये कमीशन, तो उसमें से एक एक्ट था आपका प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर, कि हमारे जो
हमारी जो सोवरेनिटी है उसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, उसको देख भी नहीं सकता, ठीक है। अगर कोई ऐसा करेगा तो भाई वो तो गया, ठीक है। प्रिवेंट्स डिसरिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भारत के संविधान का कोई मजाक नहीं उड़ा सकता भाई। ये ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने आज आज बोला और कल बन गया, ऐसे नहीं। इसे पूरे कितना टाइम लगा है, 1 साल 8 महीने 18 दिन लगे हैं, ठीक है। 1 साल 8 महीने 18 दिन इसे लगे हैं बनने में। अब आप देख लो कितना टाइम लगा है, ठीक है। तो इसकी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। हमारे जो इतने तगड़े तगड़े फ्रीडम फाइटर्स हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है, इन्होंने इसे मिलकर बनाया है अपनी ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ। अब सोच लो कितना टाइम लगा, दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन को खंगाला है। तो ऐसा ही कोई नहीं कि कल का आदमी कोई भी बीच में से उठ के बोल दे कि भाई ये तो बिल्कुल खटा रहा है, ये है वो है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता, डिसरिस्पेक्ट कोई नहीं कर सकता, ठीक है। और ये चीज़ है कि हम नेशनल से जुड़ी, हमारे भारत से जुड़ी किसी भी चीज़ का, या फिर जो हमारे हमारे जो हमारे नेशनल की, हमारे इंडिया की जो रिस्पेक्ट शो करता है, वैल्यूज शो करता है, ऐसी चीज़ों की हम डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं देखेंगे, ठीक है। ना देखेंगे ना सहेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, दूसरा क्या है, द वेरियस क्रिमिनल लॉज इज force provide for punishment of the encouraging enmity between different section of the peoples on grounds of language race caste। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि भाई क्या बोलते हैं कि लैंग्वेज के बेस पे, रेस के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे, ठीक है, एंड सो ऑन। इस किसी ग्राउंड पे भी अगर किसी के साथ कुछ भी ऐसा कुछ काम करा गया तो हम उसे क्या डिक्लेयर कर देंगे, उसे डिक्लेयर कर देंगे भाई आपने क्रिमिनल लॉ करा है, ठीक है, मतलब क्रिमिनल लॉ का वायलेशन करा है, उसे हम डायरेक्टली क्रिमिनल लॉ में डाल देंगे, ठीक है। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी क्राइम करते हैं पकड़े गए, ठीक है। तीसरा एक्ट क्या लेके आइए, ये लेके आए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में। अच्छा, इसमें क्या बोला, प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट फॉर द ऑफेंसेस रिलेटेड टू द कास्ट एंड रिलीजन। भाई अब कास्ट और रिलेटेड, ठीक, कास्ट और रिलीजन से रिलेटेड मतलब धर्म संबंधित जो भी कोई क्या बोलते हैं ऑफेंसेस समझते हो ना, मतलब ऐसे कृत्य करे होंगे किसी ने, ठीक है, जो अक्यूज्ड पर्सन है, ठीक है, जिसने करे होंगे, तो उसको खिलाफ बोलते हैं ना, तो इसके तहत उसे सजा सुनाई जाएगी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, ठीक है, इसके तहत उसे सजा सुनाई जाएगी। अब देखो ये क्या है, इंडियन पैनल कोड, इसके अंदर देखो इंडियन पैनल कोड, आप बोलते हैं ना आईपीसी, जब क्या बोलते हैं, जब जज अपनी वो सुनाते हैं स्टेटमेंट, जजमेंट देते हैं लास्ट में, ठीक है, क्या बोलते हैं कि आईपीसी के तहत इस धारा के अंदर इसको ये सजा सुनाई जाती है, तो बताते हैं आईपीसी। तो क्या आईपीसी मतलब इंडियन पैनल कोड, इसके अंदर बहुत सारी पनिशमेंट लिखी होती है, हर मतलब कि तरह तरह के जो उसने काम करे हैं, ठीक है, उस सब के लिए इसके अंदर पनिशमेंट लिखी होती है कि हाँ भाई इसने ये काम करा है तो इसे ये पनिशमेंट मिलेगी, इसे ये काम करा है तो इसे ये पनिशमेंट मिलेगी। देखो, डिक्लेयर द इम्पिटेशन एंड द असर्शन प्रेडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन एंड एज पनिशेबल ऑफेंसेस, ठीक है, तो ये चीज़ें। द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट आया था एक 1967 में। देखो इसने क्या बोला, प्रोवाइड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन एज द अनलॉफुल एसोसिएशन। देखो ये क्या बोल रहा है कि ऐसी कोई अनलॉफुल एसोसिएशन नहीं कि भाई क्या कर रही है कि हिंसा फैलाने का काम कर रही है, ऐसी कोई एसोसिएशन ना हो, ठीक है। तो इस पर कौन ध्यान देगा, इस पर ध्यान देगा हमारा ये एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। उसके बाद अब आता है हमारा 6, तो ये क्या बोलता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अच्छा, ये क्या बोलता है, प्रोवाइड्स फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटर फॉर द इंडल्जिंग इन करप्ट प्रैक्टिस दैट इज सोशलिस्टिंग वोट्स ऑन द ग्राउंड। देखो ये क्या बोल रहा है, अगर कोई भी एमपी या फिर एमएलए हमें जात के मतलब कि किसके ऊपर, रिलीजन के ऊपर, ठीक है, धर्म के ऊपर प्रमोटिंग एमिटी, अपने जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको प्रमोट करने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, कास्ट का, रिलीजन का और लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, इसके ऊपर वोट मांग रहा है कि भाई मैं भी आपकी इससे बिलोंग करता हूँ, आपकी क्लास से, और मैं तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा, आप मुझे वोट देना। अगर ऐसा कोई करता पकड़ा गया, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो डायरेक्ट इलेक्शन से डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। एमपी या फिर एमएलए अगर कोई भी ऐसा करता पकड़ा गया धर्म के ऊपर या किसी चीज़ और के ऊपर, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर अगर पकड़ा गया तो भाई वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। अभी लास्ट ही में हुआ था, बताना मुझे कमेंट में कौन थे, ठीक है, कौन हुए थे डिस्क्वालीफाई। चलो आगे देखते हैं, बहुत बड़े नेता हैं वो कांग्रेस के। अच्छा, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब देखो एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ये क्या करता है, प्रोहिबिट्स ट्रेड इन रेयर एंड एंडर्जर्ड स्पीसीज। भाई ऐसी स्पीसीज जो कि खत्म होने के कागार पर हैं, अगर आप इसको
इसका बोलते कि स्मगलिंग करते गए, ठीक है, इसको मारने की कोशिश करते हुए पकड़े गए, ठीक है, तो आप तो नहीं बच पाओगे फिर, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपको सजा सुनाई जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट चेक्स, अब जैसे वही पुष्पा पुष्पा मूवी थी ना, कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज के या फिर जो बहुत रेयर प्लांट्स होते हैं, जैसे कि लाल चंदन की लकड़ी, ठीक है, पुष्पा मूवी देखा ना आपने, हाँ, तो इस तरह के कुछ काम करते अगर पकड़े गए तो इस आर्टिकल के तहत या फिर इस एक्ट के तहत आपको सजा सुनाई जाएगी, ठीक है। तो यही था आपका चैप्टर, यहाँ पे खत्म होता है आपका चैप्टर, ठीक है। इसके बाद मैं लेके आऊंगा आपके लिए अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि किस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो नए हो तो, ठीक है। और जिसे मेरी पिछली वीडियो देखनी है पुरानी, अब तक मैं इसमें 9 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ, जिसको मेरे लास्ट चैप्टर्स देखने हैं, लास्ट चैप्टर की वीडियोस देखनी है, तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकता है, ठीक है, उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा वहाँ पर। ओके।